चलो स्टार्ट करते हैं ना। एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। लास्ट क्लास में बोर मॉडल पढ़े थे और बोर मॉडल के ऊपर क्वेश्चन किया था, ठीक है। और एक स्पेक्ट्रम के ऊपर टेबल बताया। ओए सुनो, स्पेक्ट्रम के ऊपर एक टेबल बताया था जिसमें ये क्या था, N1 था और इधर क्या था, N2 था और फिर क्या था, नेम था सीरीज का और इधर क्या था, वेवलेंथ थी। क्या थी? वेवलेंथ थी। एक मिनट सुनिएगा, रुक जाओ। इसमें सुनना, पहली सीरीज का नाम क्या था? पहली सीरीज कौन सी थी? लाइमैन लाइमैन सीरीज नहीं, ठीक है। लाइमैन सीरीज, इसमें N1 इज इक्वल टू कितना होता है, 1, और N2 जो होता है वो 2 से इन्फिनिट, ठीक है। लाइमैन सीरीज हो गई। फिर उसके बाद कौन सा पढ़ा था? बामर बामर सीरीज। इनमें N1 इज इक्वल टू क्या होता है, 2, और ये कहां से कहां तक होता है, N2 3 से इन्फिनिटी। फिर बामर के बाद कौन था? पास्चन, ठीक है। पास्चन पास्चन सीरीज कहां से कहां तक थी? N1 की वैल्यू कितना थी, 3, और ये वैल्यू 4 टू इन्फिनिटी थी, ठीक है। अब इसकी वेवलेंथ का एनसीईआरटी में जो डाटा दिया हुआ है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इनकी वैल्यूज जो है देख लेते हैं। हाँ, एक चीज बतानी है, ठीक है। ये 91 नैनोमीटर से 91 नैनोमीटर से 91 नैनोमीटर से 122 नैनोमीटर एनसीईआरटी में दिया हुआ, ठीक है। और ये जो बामर होती है 365 नैनोमीटर से 365 नैनोमीटर से ये होती है 656 नैनोमीटर, ठीक है। 656 नैनोमीटर। और ये वाली पास्चन जो होती है वो 820 नैनोमीटर से 820 नैनोमीटर से, ठीक है। ये होती है 1875 नैनोमीटर, ठीक है। इसको याद सही से रखिएगा, याद रखने का। हाँ है नहीं, सही है भाई। इसका मैं बता रहा हूँ अप्रोक्स डाटा। ऐसे याद रखने का तरीका क्या होगा, 90 नैनोमीटर से 120 नैनोमीटर कर लेना, ठीक है। और इसको 400 नैनोमीटर से कितना कर लेना, 400 नैनोमीटर से कितना कर लेना, 700 नैनोमीटर अप्रोक्स। याद रखना आसान रहेगा। और इसको 820 से 1875, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ वही चीज, इसमें 1875 कर दो, ठीक है। क्या? रुको, मैं वही तो बता रहा हूं, सुन लो। ये वाली कौन सी है, लाइमन। और इसमें कौन सी होती है, अल्ट्रा वायलेट। और ये कौन सी होती है, विजिबल रेंज। और जो विजिबल होती है और जो पास्चन होती है वो क्या होती है, इंफ्रारेड। इसके नीचे वाले टेबल याद करना है। मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे जितने हैं, पास्चन के बाद कौन है, ब्रैकेट है, फंड, वो फंड है, और क्या है, हम्फियर है। ये सब के सब कैसी रेज है, इंफ्रारेड। इनकी वेवलेंथ याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर जाओगे तो ये 3 डाटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बाकी आगे वाले नहीं दिए हुए। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाहिर सी बात है वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये तो आपको रटा ही है, 90 से कितना, 120, और ये 400 से 700, और ये 820 से 1875। ये कौन है, पास्चन है। समझ आए? इतना याद रहेगा, काम आपका हो जाएगा। और आगे ये वाली चीजें जो है क्या कहते हैं, ब्रैकेट, फंड, हम्फियर, एक बार देख के जाइएगा। समझ आ रही ना? इतने से काम चल जाएगा, एनसीईआरटी इतने में ही है, ठीक है। क्लियर रहेगा ना? हो जाएगा।
अब इसके बाद एक बार फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल करते हैं। फार्मूला क्या था हमारा? 1 डिवाइड बाई लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर ना, ये चीज है हमारी। अब आप देखिएगा, इसमें एक गलती आपसे कभी ना होने पाए, ये एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए। इसके लिए एमिशन कब होता है? जब हायर से किधर आते हैं, हायर से किधर आते हैं? लोअर। तो इधर से इधर कहीं इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, यहां से यहां कहीं आ रहा हो, हायर से लोअर की तरफ। तो ये हायर है और ये कौन है? लोअर है। तो n1 हमेशा कौन सा लिया जाएगा? कम वाला। और n2 कौन सा लिया जाएगा? ज्यादा वाला। समझ गए ना? n1 कौन सा लिया जाएगा? कम वाला नंबर। और n2 कौन सा लिया जाएगा? ज्यादा वाला नंबर। कभी आपसे गलती ना होने पाए ये चीज। n1 हमेशा कौन सा होगा? छोटा नंबर। समझ आए? तब जाके ये कैसा आएगा? प्लस आएगा। यहां तक क्लियर है ना? चलिए अब न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, आगे इससे ठीक रहेगा ना? वो जो कल मैंने डाटा लिखा था ना, इसके आगे आपको याद नहीं रखना था। क्वेश्चन के आगे वाला किसी काम का नहीं है, तो उसकी वेवलेंथ कोई हाँ, एक चीज मैं कह सकता हूं कि अगर खुदा ना खास्ता आपको जरूरत भी पड़ जाती है, तो ये फार्मूला आपके लिए सफिशियंट है वो चीज निकालने के लिए। समझ आ रही ना बात? लेमडा ही तो निकालना है आपको। ये पता है फर्स्ट लाइन किसे कहते हैं, लास्ट लाइन किसे कहते हैं। अगर आपको पता है तो n2 और n1 की वैल्यू आपको पता है, n2 और n1 की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, और अगर हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू पता है। तो लेमडा निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तो इसके आगे की वेवलेंथ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस वही 3 तक याद रखना। क्लियर रहेगा ना? चलिए आ जाइए, क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैं कल होमवर्क दिया था ये वाला, इसका आंसर कितना आया था? 20/7। अगर आपने ट्राई किया होगा। ऐसे ही मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये होगा, ठीक है? ये वाला देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। गिवन दैट वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट आपको दे दिया है 10⁻7 होता है। आपको याद भी रहे तो अच्छी बात है। समझ आ रहे? रेडबर्ग की वैल्यू याद है ना? समझ आ रहे? कल लिखाया था द वेव नंबर ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। लास्ट लाइन पूछ रहा, तो आप बोलिए 1 मिनट लिखने से पहले लास्ट लाइन। लास्ट लाइन मतलब n2 कितना होगा? इंफिनिटी। और n1 कौन सी सीरीज है? बामर। बामर मतलब n1 की वैल्यू 2। आपको पता चल गई। आपसे क्या पूछा है? क्या पूछा है? वेव नंबर। वेव नंबर जानते हैं किसे कहते हैं? 1/λ को क्या बोलते हैं? वेव नंबर बोलते। इज इक्वल टू कितना होता है? r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बस वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ए वाला ना? हाँ सही है, ए वाला आ जाए। चलो अगला क्वेश्चन करें। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ, पढ़ना 1 मिनट ध्यान से सुनना, कल की बात याद करिए और उस पे ये क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन दी कौन सी सीरीज? लाइमन सीरीज। अच्छा, लाइमन सीरीज में n1 इज इक्वल टू कितना होता है? 1। ये तो फिक्स्ड है। अब बात आएगी n2 की। लॉन्गेस्ट क्या पूछा है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होती है? फर्स्ट लाइन क्या होता है? एनर्जी कम, वेवलेंथ ज्यादा। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? लाइमन की फर्स्ट लाइन। और फर्स्ट लाइन मतलब n2 इज इक्वल टू कितना? 2। नहीं समझ आई बात? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली लाइन कौन सी होती है? लाइमन की लॉन्गेस्ट लाइन। वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली कौन सी लाइन होती है लाइमन में? जो छोटी वाली होती है ना। तो n1 तो फिक्स है लाइमन का, n2 की वैल्यू कितना हो जाएगी? छोटी वाली लाइन कौन सी होती है? n2 की 2l। अच्छा दूसरा क्या बोला है? हैं? हाँ सही है। दूसरा क्या पूछा है?
लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर, बामर में N2 की वैल्यू, अब वो N1 की वैल्यू क्या होती है 2 ना, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब बामर की कौन सी लाइन, हे बाप रे बाप, ये वाला कौन सा है, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू कौन है 2, और ये n इज इक्वल टू 3, ये n इज इक्वल टू 4। बामर, बामर सीरीज का किस पे है, तीसरे से दूसरे पे आना, चौथे से, तो कौन सा होगा, n2 इज इक्वल टू कितना होगा 3, n2 इज इक्वल टू कितना होगा 3। समझ आए, ये बामर की कौन सी है, फर्स्ट लाइन, बामर की कौन सी है फर्स्ट लाइन, बामर की जो फर्स्ट लाइन होगी वही क्या होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रखेगी, और बामर की जो लास्ट लाइन होगी वो क्या होगी, लास्ट लाइन की एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा, वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम। कल बहुत अच्छे से ये चीज पढ़ाई थी लास्ट में, ठीक है। अब यहां से क्या निकाल दोगे आप, है यहां से एक लेमडा आएगा, 1 डिवाइड बाई लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, यहां पे 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर। आपको n1 n2 की वैल्यू पता है, और हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू कितना हो जाएगी 1, तो यहां से एक लेमडा आ जाएगा, यही फार्मूला यहां पे लगाओगे, यहां से क्या आ जाएगा दूसरा लेमडा, दोनों का क्या पूछा है, रेशियो पूछा, कौन सा ऑप्शन आएगा, कर ले जाओगे ना, ट्राई करके बताइए, निकाल करके देखिए आ रहा है कि नहीं। 5/27। मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी सीरीज की अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोल रहा है तो इसका मतलब उस सीरीज की फर्स्ट लाइन ना, और अगर स्मॉलेस्ट वेवलेंथ बोल रहा है तो उस सीरीज की लास्ट लाइन, और एनर्जी के फॉर्म में फर्स्ट लाइन की सबसे कम एनर्जी और लास्ट लाइन की सबसे ज्यादा एनर्जी। ये दोनों चीजें कल बहुत अच्छे से बार बार रिपीट करवाई थी मैंने, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराते हैं, लिख चुके हैं आप सब हैं, चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें आप आंसर दोगे, ठीक है, आप बताइएगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, सी इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप्स फ्रॉम, कहां से, थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू कहां, सेकेंड। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n2 इज इक्वल टू 4 और n1 इज इक्वल टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब 3। पहला हो गया। अब दूसरा कहां से, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट, तो सेकेंड मतलब n2 इज इक्वल टू 3 और n1 इज इक्वल टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब कितना होगा 2 ना, क्लियर है। पहला पहला वाला कहां से कहां है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब 4 टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब 3, तो 4 से 3, और दूसरा क्या है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब 3 कहां जा रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 2। अच्छा, ये किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो अब आपको क्या करना है, दो वेवलेंथ निकालना है, r z स्क्वायर 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, इससे निकालोगे दो वेवलेंथ निकल के आएगी, एक यहां से एक यहां से, दोनों का रेशियो पूछा है, बताइए कौन सा होगा। कैलकुलेशन है, इसको रख के सॉल्व ही तो करना है कि नहीं। चलो अगला देखते हैं, जिसको कैलकुलेशन नहीं आएगी पूछ लेगा, ठीक है। इतनी आसान कैलकुलेशन है, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अगला देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, 1 मिनट इसको सुनिएगा।
द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन के जैसा कोई आयन है, इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन लाइक आयन, हाइड्रोजन लाइक आयन है एक, ठीक है, इसकी एक्साइटेशन एनर्जी जो है कितनी की जरूरत पड़ती है, कितने की जरूरत पड़ती है, एक मिनट सुन लो, क्वेश्चन अच्छा है, कितने की जरूरत पड़ती है, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा मान लेते हैं इसके ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन था और यहां से यहां ले जाने में कितना एनर्जी खर्च हो गई, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहा अगर ऐसा है, एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आयन, इस आयन से अगर इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना पड़े, कहां से, ग्राउंड स्टेट में, तो कितनी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी का फार्मूला आप पढ़ चुके हो, देखिए ये आपको बताएगा कि क्या करना है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यहां तक क्लियर है। अच्छा यहां पे एक चीज दे दी है, कहां से निकालना है इलेक्ट्रॉन को, ग्राउंड स्टेट से, तो ग्राउंड स्टेट से निकालना है तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगी, एन की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बचा क्या, मुझे जेड नहीं पता है, खाली इतना बोला है हाइड्रोजन लाइक आयन, तो मुझे z निकालना पड़ेगा। तो z के लिए देखिए कैसे हम जुगाड़ करते हैं, z की वैल्यू ध्यान से समझिएगा, z की वैल्यू के लिए मुझे क्या दी हुई है, एनर्जी दी हुई है, क्या दी हुई है, एनर्जी। एक मिनट फार्मूला देखिएगा, 1 डिवाइड बाई लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, ये फार्मूला सबको रटा हुआ है। एक काम करते हैं, दोनों तरफ SC से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, SC से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, SC बाई लेमडा, और ये क्या हो जाएगा HCr, और ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अभी कल की क्लास में इतनी चीज के बारे में बताया था, SCr या RCH ये बराबर होता है 13.6 के, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, और ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, इसको ये वाली चीज क्या है, एनर्जी, और ये वाली वैल्यू कितना दी हुई है ना। अच्छा कहां से कहां लेके गए हो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लेके गए हो, तो कहां से लेके गए होगे, ग्राउंड से मान लेंगे, ग्राउंड से कहां गए हो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और कहां से ले गए हो 2 से, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 2, यहां से दिख रहा है कि नहीं, z आ जाएगा, निकालिए z की वैल्यू कितना आएगी, यहां पे दिया हुआ है कहां से एनर्जी लगी है कितना, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहां ले गया है वो दिया हुआ है, नहीं कहां ले गया, हाँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड आर्म, तो n2 की वैल्यू सेकेंड हो गई, कहां से लाया होगा, ग्राउंड से, ठीक, कितना आएगा, z की वैल्यू 2 आएगी, सही बात, z की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहां पे रख दीजिए, आपकी एनर्जी आ जाएगी, E की वैल्यू कितना आएगी, -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 54.5। एक मिनट एक चीज सुन लो फिर लिखो, ये एनर्जी किस में आ रही है, माइनस में ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में आ रहा है, माइनस में ना, ये एनर्जी माइनस में आ रही है, इतना ही किस में देना पड़ेगा, प्लस, तभी तो वो जाएगा छोड़, तो ऑप्शन कौन सा टिक करोगे, प्लस वाला, माइनस नहीं, कौन सा टिक करोगे, प्लस वाला टिक करोगे 54.5, समझ पा रहे हो ना, आयोनाइज करना है तो आपको एनर्जी उतना प्लस में देनी पड़ेगी, तब ये कहां पे पहुंच जाएगा, इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा, ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ, लिख चुके हैं ना, चलो अगला, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट सुनना, ओए तुम लोग क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए पे, तुम्हारा दिमाग अगले क्वेश्चन के बजाय तुम अपने एक दूसरे में रहता है, हैं?
द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन मतलब आप समझ रहे हो, लाइमन की फर्स्ट लाइन फॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू दैट ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बामर। मतलब लाइमन की फर्स्ट लाइन में जो वेवलेंथ है वो बामर की सेकेंड लाइन की जो वेवलेंथ है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आप z की वैल्यू बताइए, इसकी बताइए z की वैल्यू। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में समझा दे रहा हूं। कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम। लाइमन सीरीज n1 इज इक्वल टू क्या होगा 1 और n2 इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट लाइन मतलब n2 इज इक्वल टू 2, फर्स्ट लाइन हो गया। और हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहां से लगा दोगे फार्मूला 1 डिवाइड बाई लेमडा आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, z की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहां से लेमडा की वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करना, लेमडा की वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद कह रहा है ये जो वेवलेंथ है लाइमन वाली, ये बराबर है बामर की कौन सी लाइन, और हाइड्रोजन लाइक आयन, हाइड्रोजन लाइक आयन मतलब उसका z पता नहीं है, z ही तो पता करना है, तो इसका z नहीं पता है, समझ आ रहे। अब बामर की सेकेंड लाइन मतलब, एक मिनट इसका जवाब दे करके लिखिएगा, बामर की सेकेंड लाइन है तो बामर के लिए n1 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बामर की सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, 3 से आएगा, ये n इज इक्वल टू कौन है 2, यहां से बामर होता है, फर्स्ट लाइन कहां से आएगी 3 से, और सेकेंड लाइन कहां से आएगी 4 से, तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ये सेकेंड लाइन है बामर। अब यहां से क्या निकालोगे 1 डिवाइड बाई लेमडा 2, और यहां पे क्या हो जाएगा r जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, समझ आ रही ना बात, क्या आएगा लेमडा 2 आ जाएगा, समझ आ? फिर ये लेमडा 1 और ये लेमडा 2 क्या कर देना, इक्वेट कर देना, z की वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझ आ रहा है क्या, d, हाँ सही है। इसको नहीं कर पाओगे क्या, ऐसे क्यों देख रहे हो, 1 डिवाइड बाई लेमडा 1, ये r और z की वैल्यू कितना है 1, और ये 1 डिवाइड बाई n1 की वैल्यू कितना है 1 माइनस 1 डिवाइड बाई n2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 ना। तो 1 डिवाइड बाई लेमडा 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 बाई 4r, कितना हो जाएगा। तो लेमडा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 बाई 3r। ये पहला हो गया, लेमडा 1 आ गया। ऐसे ही क्या निकाल लोगे, लेमडा 2 निकाल लो। फिर उसके बाद दोनों को क्या कर दोगे, अब कोई ऐसे 1 डिवाइड बाई लेमडा ना इक्वेट कर लेना, हो सकता है गड़बड़ा जाए, लेमडा 1 निकाल के करना, दोनों की वेवलेंथ बराबर है। अगर 1 डिवाइड बाई लेमडा दोनों का बराबर होता तो क्या कहता, वेव नंबर बराबर है, क्या बराबर है, हाँ कर सकते हो, मतलब कहीं गड़बड़ ना हो जाए, मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूं, आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। वैसे इसमें तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। z की वैल्यू कितना आएगी 2 आएगी, कौन सा सही होगा, डी वाला। ओए ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट सुनना, सुनो ध्यान से। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट n is equal to 3 to
ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 आता है एंड द फोटॉन emitted radiation a photosensitive material irradiate a photosensitive material if the work function of the material is इतना the stopping potential is estimated to be। एक मिनट सुनो, इसको बहुत ही जल्दी कर लेंगे। ओए रुक जाओ, बतियाओ नहीं, अभी लिख लेना, पहले सुन लो। कहां से कहां आ रहा है इलेक्ट्रॉन कूद करके? 3 से 1, और कौन सा एटम है? हाइड्रोजन। कल ही पढ़ाया है, अगर 3 से 1 आ रहा है, N2 इज इक्वल टू 3 से कहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन? कहां जा रहा है? 1 जा रहा है, तो उस वक्त एनर्जी कितनी निकलती है? अभी कल पढ़ाया हूं, 3 से 1 करने पे 12.1, कितना? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पढ़ाया है ना कल। अब आपके ऊपर है N3 वो N2 और N1 का यूज करके एनर्जी निकालो, आएगा तो यही आंसर। अगर आपको रटा हुआ है तो आ गई E की वैल्यू। अब इस एनर्जी को यूज करते हैं हम एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन तोड़ने में, हाँ, तो E की वैल्यू कितना हो गई? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इसका वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है? वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है? 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। आपसे कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? क्या पूछ रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। आइंस्टीन की इक्वेशन क्या थी बताइए? के मैक्स इज इक्वल टू क्या था? E माइनस फाई नॉट। E की वैल्यू कितना है? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना है? फाई नॉट 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये क्या हो जाएगा? के मैक्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितने के बराबर होता है? ई वी नॉट। ई क्या हो जाएगा? कैंसिल। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 7 वोल्ट। बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। एक मिनट सुनना, इसमें क्या है? एनर्जी ऑफ इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल हीलियम एटम। न्यूट्रल हीलियम एटम था, ये न्यूट्रल हीलियम एटम है, मान लेते हैं ये नहीं चल जाएगा। ये न्यूट्रल हीलियम एटम है, ठीक है। एक मिनट सुनना, ये न्यूट्रल हीलियम एटम है, ठीक है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कितना? एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना एनर्जी जाती है? एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो एनर्जी जो लगती है वो कितना लगती है? 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन निकालने में। अब एक इलेक्ट्रॉन हीलियम से जब निकाल दोगे तो हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? एक। अब जाकर के ये वाला फार्मूला वैलिड हुआ, ये वाला E इज इक्वल टू कितना? माइनस 13.6 और कितना होता है? Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर। अब ये वैलिड हुआ। जब तक हीलियम था ना तब तक नहीं वैलिड था ये, क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे। ये किसके लिए फार्मूला है? अब एक निकाल चुके हो, अब कितना बचा है? एक। अब उसकी बात कर रहा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ द इलेक्ट्रॉन्स। एक निकालने में एनर्जी खर्च हुई इतनी, अब बचा कितना है? एक इलेक्ट्रॉन। इसको निकालना है मुझे, और इसको निकालना है कहां से? इलेक्ट्रॉन रिमूव करना। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो इसको कहां पे मान के चलोगे? ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में मान के चलोगे तो N1 की वैल्यू N की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1। N की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1। N की वैल्यू हो गई 1। और Z हीलियम है, हीलियम का Z कितने के बराबर होता है? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो ये कितना आ जाएगा? 54.4। ये कितना इलेक्ट्रॉन? ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये किसके लिए जरूरत है? जो ये अंदर एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है उसको निकालने के लिए। तो कितना एनर्जी? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतना पहले ही खर्च हो चुकी है, और इतना दूसरा वाला निकालने के लिए। तो टोटल कितना हो जाएगी? ऐड करोगे 79।
समझ आ रही नोट? टोटल कितना चाहिए? 79। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, 1 मिनट। इसका आंसर हर कोई ऐसे ही दे देगा। व्हेन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास, व्हेन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, मास m कर लो, मास m, ठीक है, ये मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v, bombarded on a heavy nucleus of charge Ze, ना, its distance of closest approach from the nucleus depends on mass as। ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा। ये क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ाया था ना, क्लोजेस्ट अप्रोच में कल की क्लास अगर याद हो, के आई यू आई बराबर होता है किसके? के फाइनल प्लस यू फाइनल के, ये पढ़ाया था। अच्छा, कल की क्लास याद करिए, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? 0 ना, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 0। तो के बराबर था किसके? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, के कितने के बराबर होता है? हाफ m v स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर होती है? चार्ज की वजह से है ना, k q1 q2 डिवाइड बाई क्या था? r। और यही r क्या कहलाता था? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कहलाता था, यही r कहलाता था ना। तो m का r के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स। तो r का m के साथ कैसा होगा? r का m के साथ कौन सा सही हो जाएगा? T1। समझ आ रही ना बात? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप जवाब दीजिए, इसी पे है ये वाला आप जवाब दीजिए। रदरफोर्ड, ओए यार मस्त, द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हेन ए प्रोजेक्टाइल ऑफ चार्ज Z1, मतलब प्रोजेक्टाइल मतलब एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था रदरफोर्ड वाला? अल्फा पार्टिकल था, प्रोजेक्टाइल मतलब फेंकना, अल्फा पार्टिकल को फेंका गया, उस पे चार्ज कितना है? Z1 है, और उसका मास कितना है? m1। अप्रोचेस द टारगेट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Z2, न्यूक्लियस न्यूक्लियस का चार्ज कितना है? न्यूक्लियस का चार्ज कितना है? Z2 है। एंड मास कितना है? मास कितना है? m2 है। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r0, द एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, अभी आपको पढ़ाया हूं, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। क्लोजेस्ट अप्रोच वाले में काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है किसके? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ये बताओ, पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर होती है? के Q1 Q2 भाई क्या होता है? R होता है, पोटेंशियल एनर्जी है, R हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, Q1 कितना बोला है? Z1, और Q2 कितना बोला है? Z2। Z2 डिवाइड बाई R कितना बोला है? R0, इतना हो जाएगा। अब यही पूछा है कि एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Z1 और Z2। ये K 1/4πε0 है, और ये K काइनेटिक एनर्जी है, याद रखना। तो कौन सा सही हो जाएगा? बस सही होगा, ठीक। अगला देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आप बताइएगा तो थोड़ा सा, ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मिनट सुनना, इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द सेंट्रीपिटल फोर्स इज फर्निश्ड बाय द कूलॉम फोर्स। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, और इसके चारों तरफ कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके घूमने का रीजन कौन है? सर्कुलर मोशन क्यों होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। इसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स कितने के बराबर होता है? mv² बाई r के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत? 1 मिनट यार, सेंट्रीपिटल फोर्स कितने के बराबर होता है? mv² अपॉन r।
सर्कुलर मोशन होने के लिए किसकी जरूरत होती है? सेंटीपिटल। अच्छा, सेंटीपिटल का काम कौन कर रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है ना सेंटीपिटल का काम। सॉरी, ग्रेविटेशनल चार्ज के बीच में कौन सा लगता है? कूलाम फोर्स। तो यहां पे सेंट्रीपिटल का काम कौन कर रहा है? कूलाम फोर्स। तो कूलाम फोर्स अगर ये है तो ये कितने के बराबर होता है? के Q1 Q2 बाई क्या? आर स्क्वायर। ये जो कूलाम फोर्स है किसका काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल का। तो यहां से क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर बाई आर। एक आर से एक आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब आपसे क्या पूछा है? क्या पूछा है? स्पीड पूछा है। क्या पूछा है? स्पीड पूछा है। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? v स्क्वायर इज इक्वल टू k। अच्छा ये बताओ, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों का चार्ज क्या होता है? सेम होता है। तो k Q1 Q2 क्या होगा? सेम। तो कितना हो जाएगा? e स्क्वायर ना। और k की वैल्यू कितने के बराबर होती है? इसको भी निपटा देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये k हो गया और Q1 Q2 दोनों सेम है तो कितना हो गया? e स्क्वायर। और m इधर आ जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। अच्छा स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बना देगा? अच्छा यहाँ पे कुछ छूट रहा है, r छूट रहा है ना। यहाँ पे r की जगह पे कितना दिया हुआ है? a नॉट। तो यहाँ पे r की जगह पे क्या कर दो? तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट करोगे तो क्या बचेगा? e डिवाइड बाई 4 पाई अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना हो जाएगा? m a नॉट। कौन सा सही हो जाएगा? b कहाँ दिख रहा है भैया? अरे खाली इतने देख लो, इसमें ज्यादा लिखा हुआ है, इसमें कम लिखा हुआ है। अभी बहुत है कि नहीं? कौन रूम पे नहीं? इसका आंसर बताना, देखते हैं कौन बताता है। चलो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पहला सही है या गलत? लाइमन सीरीज एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो बोर मॉडल ने स्पेक्ट्रम के बारे में एक्सप्लेन किया है। बोर क्या बताता है? डिस्क्रीट नेचर। और ये क्या बता रहा है? कंटिन्यूअस। तो ये गलत है। पास्चन सीरीज इज ए लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम इन द इंफ्रारेड। ये बात सही है। पास्चन से ही इंफ्रारेड शुरू होती है। तो ये बात डिस्क्रीट नेचर, एनर्जी जो होती है कंटिन्यूअस नहीं होती, बंडल के फॉर्म में होती है। जैसे ये तो मैं समझा चुका हूं। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब आएगा, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसके बीच में कितने का गैप है? 2 का। तो जब फोटॉन यहां से यहां आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर के आएगा, 1.5 की तो नहीं आ सकती ना। तो ये कैसा होता है? डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता। हाँ पूरा वो नहीं होता। अगला बताइए, बामर सीरीज इज ए लाइन स्पेक्ट्रम इन द अल्ट्रावायलेट। बामर तो विजिबल होती है, ये गलत है। अच्छा ये बताओ, स्पेक्ट्रल सीरीज फार्मूला कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड तो स्पेक्ट्रम की बात ही नहीं कर पाए थे, रदरफोर्ड एनर्जी ही तो नहीं बता पाए थे, इसीलिए तो फेल हुआ था। तो इनकी तो बात ही नहीं कर सकते। बोर ने स्पेक्ट्रम के बारे में एक्सप्लेन किया। तो इसको कर लीजिए जल्दी से। ये क्वेश्चन नई वैरायटी का देखिए, एक मिनट सुनिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ एरिया, द रेशियो ऑफ एरियाज विद इन द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। एक मिनट सुनो, ये नया क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ एरियाज विद इन द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, और किसका? हाइड्रोजन एटम का। एरिया का रेशियो पूछ रहा है ऑर्बिट्स के। किसका पूछ रहा था? एरिया का रेशियो। तो A1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? A2।
और आपको ये पहले से पता है ऑर्बिट कैसी होती है, सर्कुलर, और सर्कुलर का एरिया क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर। कौन बोला है बे? ये क्या हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर। यहां तक हो गया, पाई r1 पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखो ये जो है r1 है ना, r1 क्या है बताइए, रेडियस ऑर्बिट की, क्या है, रेडियस ऑर्बिट की। अच्छा रेडियस कहीं पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ, तो रेडियस का जुगाड़ यहां से बताइए। रेडियस का फार्मूला आपको पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एन स्क्वायर बाई। अच्छा ये दोनों एरिया किसका है, हाइड्रोजन का। एक मिनट सुन लो फिर लिखना, दोनों एरिया किसका है, हाइड्रोजन का। तो दोनों के लिए z की वैल्यू क्या होगी, सेम 1 होगी ना, तो लिखने की जरूरत नहीं। तो r को किससे रिप्लेस कर सकते हो, n स्क्वायर से। तो यहां पे क्या हो जाएगा, n1 स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, n1 की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा, n2 की पावर 4। अब आपको दिया हुआ है n1 बाई n2 की पावर कितना हो जाएगा, n1 बाई n2 की पावर कितना हो जाएगा, 4। अच्छा n1 कितना दिया हुआ है, एरिया पहला वाला किसका है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितना होगी, 2, और दूसरा क्या दिया हुआ है, 2 ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 कितना आ जाएगा, बस आंसर हो गया। ऑर्बिट की रेडियस के बजाय किसका रेशियो पूछ दिया है, एरिया का। अच्छा क्वेश्चन है, चलो ये इसी से रिलेटेड नहीं बे, एक मिनट देखो, अब देखो यही टाइम आप खराब करते हो, सुनो ध्यान से। इन एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। 2 इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। एक कितने पे घूम रहा है, r पे, और दूसरा कितने पे घूम रहा है, 4r पे। द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। अच्छा 1 रिवॉल्यूशन में जो कंप्लीट होता है उसमें जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो आपसे टाइम पीरियड का रेशियो पूछा है इनका, तो टाइम पीरियड का r के साथ क्या रिलेशन होता है, टाइम पीरियड का तो हमने n के साथ पढ़ा है, टाइम पीरियड का n के साथ कैसा रिलेशन होता है, देखिए कॉपी में n क्यूब है कि नहीं है, क्या है, n क्यूब। लेकिन मुझे लाना है इस फार्मूले को, पूछा, एक मिनट, किसका रेशियो पूछा है, टाइम पीरियड का। अब मुझे डाटा किसका दिया हुआ है, ऑर्बिट की रेडियस का ना, तो ये तो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, रेडियस तो नहीं है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट को मैं हटा सकता हूं, ध्यान से सुनना। रेडियस का रिलेशन आपने पढ़ा है, कितने के बराबर होता है, वो कितने के प्रोपोर्शनल होता है, एन स्क्वायर के। जेड मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये मान के चल रहा हूं कि हाइड्रोजन है, क्या चीज है, हाइड्रोजन है। समझ आ रही ना बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिएगा यहां से t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, n क्यूब के, यहां से n को हटा सकते हो r से। अच्छा n की स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाता है, 1 की पावर, तो कितना हो जाएगा, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर क्या हो जाएगा, 1/2। स्क्वायर इधर जाएगा 1/2 बन जाए। अच्छा n की जगह पे ये पुट कर सकते हो, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर 1/2 और उसकी पावर कितना हो जाएगा, 3। पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो r की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 आ गया। अब देखिए लगा सकते हैं, इसको प्रोपोर्शनैलिटी को हटा लो तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k r की पावर कितना हो जाएगा, 3/2। तो यहां से क्या हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू k r1 की पावर 3/2 और t2 इज इक्वल टू k r2 की पावर कितना, 3/2। दोनों को क्या कर लीजिए, डिवाइड, k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल। r1 कितने के बराबर है, r2 कितने के बराबर है, 4r, रख दीजिए, कितना हो जाएगा, r/4r, इसकी पावर कितना हो जाएगा, 3/2, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा 1 की पावर कुछ भी कर लो, क्या रहता है, 1 रहता है, और 4 की पावर कितना हो गया, 3/2। इसको सॉल्व कर सकते हो, देखो मैं कर देता हूं, 1 डिवाइड बाई 4 की पावर
1 प्लस 1/2 लिख सकते हो, है ना बे? ये कितना हो जाएगा 4 की पावर, ये 1 प्लस 1/2 लिख सकते हो। ये कितना लिखा हुआ है 3/2 लिखा हुआ। अच्छा आपको पता है जब पावर ऐड में होती है तो इसको ऐसे तोड़ा जा सकता है, 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 1/2। नहीं समझ आएगा इसको? क्या? हाँ वो मैं समझ रहा हूं, मैं तो आप ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा वैसा? वैसे तो मेरे लिए मैं यहीं पे जान गया था कि वही आंसर आएगा, ठीक है तो नहीं, मेरा मकसद है सिखाना, कुछ लोग कमजोर भी बैठे रहते हैं। हाँ हाँ फालतू बातें छोड़ो। एक क्वेश्चन ये बहुत खतरनाक दिख रहा है दिखने में, लेकिन सॉल्व करने का मैं जुगाड़ बता रहा हूं, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ, इस वैरायटी को सीखो, देखना ये वाला सुबह क्वेश्चन नहीं कराया हूं, आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं, सुनना। हाइड्रोजन कितना H, और ड्यूट्रॉन को किससे दिखाया है D, और सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम कितना है He, एंड डबली आयोनाइज्ड लिथियम, डबली आयोनाइज्ड लिथियम ऑल हैव 1 इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। सब के सब कितना रखते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन। ये चारों लोग कितना रखते हैं अपने पास? एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं अपने न्यूक्लियस में। कंसीडर n is equal to 2 to n is equal to 1 transition. The wavelength of emitted radiations are lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 respectively. Then approximately इन चारों में रिलेशन क्या होगा? एक मिनट ध्यान से सुनना। ये 4 एटम है, वो 4 कोई एटम है, एक हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम है, और कौन है? डबली आयोनाइज्ड लिथियम है। चारों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक इलेक्ट्रॉन। सभी एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन N2 से कहां आता है? N1 को आता है। जब N2 को N1 आएगा, N2 से N1 आएगा तो क्या निकालेगा? एनर्जी। एनर्जी जब निकालेगा तो उनकी वेवलेंथ कितने के कितना है? लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4। अगर ये 4 वेवलेंथ है तो कह रहा इन चारों में रिलेशन क्या होगा, आपसे पूछा है। तो एक चीज आप समझिए, सबसे पहले एक मिनट इस फार्मूले पे आ जाए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, एक मिनट समझ लीजिए फिर लिखिए। 1 डिवाइड बाई लेमडा इज इक्वल टू क्या है? R Z स्क्वायर, और यहां पे क्या है? 1 डिवाइड बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई N2 स्क्वायर, ये है। अब सबसे पहले एक बात देख लीजिए, ये दो चीजें ऐसी है जो सारे एटम के लिए कॉमन है। एक ये इतनी बात और एक ये बात, ये दोनों कॉमन है कि नहीं? सब के सब कहां से जा रहे हैं? 2 से 1, 2 से 1। सारे एटम में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? 2 से 1, 2 से 1। ये चीज कॉमन है, और R क्या है? कॉमन है। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, अगर इसको हटा इन सबको कांस्टेंट ले लो तो लेमडा क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? Z स्क्वायर के ना। तो यहां से लेमडा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? है K, और क्या हो जाएगा नीचे? Z स्क्वायर। ध्यान से सुनना, आंसर आ चुका है, लगभग आ गया है। अब आप देखिएगा पहला वाला कौन सा है? पहले वाले का नाम क्या है? लेमडा 1। पहले वाले का नाम क्या है वेवलेंथ का? लेमडा 1। और इसका ये जो है क्या कहते हैं? Z कितना है? क्या नाम है एटम का? हाइड्रोजन। तो Z की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1। तो लेमडा इज इक्वल टू लेमडा 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? K। अब इसकी जगह पे क्या रख दो? लेमडा 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा? K, और Z की वैल्यू कितना हो जाएगी? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में कितना होता है? Z की वैल्यू 1 ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा? 1। और लेमडा 3 निकालिए, लेमडा 3 इज इक्वल टू K डिवाइड बाई Z की वैल्यू हीलियम के लिए कितना होगी? 2। और ये लेमडा 4, लेमडा 4 है 2 का स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा? 4। और 4 वाला कौन है? K। हीलियम के बाद कौन है?
लिथियम, लिथियम की Z की वैल्यू कितना होगी? 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। अब आप देखिए यहां से K इज इक्वल टू कितना आएगा? K इज इक्वल टू कितना आएगा? लेमडा 1, और यहां से K इज इक्वल टू कितना आएगा? है लेमडा 2। यहां से K इज इक्वल टू कितना आएगा? K इज इक्वल टू कितना आएगा? 4 लेमडा 3। यहां पे K इज इक्वल टू कितना आएगा? 9 लेमडा 4। अच्छा ये K है ना, तो सब इक्वल हो जाएंगे, कौन सा सही हो जाएगा? बस हो गया आंसर। समझ आया? अच्छा क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन कब आ सकते हैं? एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, तो इसलिए मैंने करा दी। ठीक, सही बात नहीं, सही हो ना जाए। अगला देखो, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम passes from fifth energy level to ground level. The velocity that atoms acquires as a result photo emission will be. ये क्वेश्चन समझिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे है, ध्यान से सुनिएगा। ये एटम है, उसका ये सराउंडिंग, थोड़ा सा शांत रह के देखो, 10 मिनट अभी खत्म हो जाएगा जल्दी से। यहाँ पे ये कौन सी ऑर्बिट है? फिफ्थ ऑर्बिट। और ये कौन सी है? ग्राउंड स्टेट ना। इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? फिफ्थ ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट आ रहा है ना। फिफ्थ ऑर्बिट से कहां पे आ रहा है? ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है। अब आप देखिएगा, कह रहा है इसमें एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी निकलना मतलब क्या निकलना? फोटान निकलना। क्या निकलना? फोटान। तो इधर की तरफ क्या निकल रहा है? फोटान। जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से फर्स्ट पे आएगा तो क्या निकलेगा? फोटान निकलेगा। अब जब फोटान निकलेगा तो कह रहा है फोटान आगे की तरफ जा रहा होगा, तो आपको याद होगा, थोड़ा सा मैकेनिक्स में आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाया था। अगर फोटान आगे जाएगा तो फोटान का पार्टिकल नेचर मान लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने के लिए, तो एक टुकड़ा आगे जा रहा है तो दूसरा टुकड़ा किधर जाएगा? पीछे जाएगा। तो अगर पीछे जाएगा तो यही कह रहा है एटम एक्वायर्स एज ए रिजल्ट ऑफ फोटो एमिशन। क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी। वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से ये एटम किधर जाएगा? पीछे जाएगा। समझ आए? ये वेलोसिटी पूछ रहा है, ध्यान से सुनना। तो अच्छा ये बताओ, इनिशियली एटम किस पे था? रेस्ट पे था। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन जब फिफ्थ ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट पे आया या फर्स्ट ऑर्बिट पे आया तो क्या निकला? फोटान। तो फोटान किधर गया? इस सिस्टम का एक टुकड़ा किधर गया? आगे। तो अगला टुकड़ा किधर जाएगा? पीछे, ताकि नेट मोमेंटम क्या रहे? जीरो रहे। कंजर्वेशन इनिशियली क्या है? रेस्ट पे है ना, तो फाइनली भी किस पे होना चाहिए? रेस्ट पे। रेस्ट पे होने के लिए जितने से फोटान आगे जाएगा उतने से एटम किधर जाएगा? पीछे जाएगा। तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा? सेम, ताकि नेट क्या रह सके? जीरो रह सके। अब ये बताइए, ऐसे लिख सकते हैं मोमेंटम ऑफ फोटान बराबर होगा किसके? मोमेंटम ऑफ एटम के। कोई दिक्कत? अच्छा, मोमेंटम ऑफ एटम, एटम क्या है? पार्टिकल। पार्टिकल का मोमेंटम कैसे लिखते हो? मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटान। अच्छा, मोमेंटम ऑफ फोटान जो मैंने आपको पढ़ाया था, वो फोटान का मोमेंटम कितने के बराबर होता है? h अपॉन कितने के बराबर होता है? लेमडा इज इक्वल टू मोमेंटम इज इक्वल टू h ई डिवाइड बाई सी होता था। क्या होता था? E डिवाइड बाई सी। अब E को दो फॉर्मेट में लिख सकते हो, एच न्यू और एस सी बाई लेमडा। अच्छा, अगर एस सी बाई लेमडा रखते हो तो सी सी कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? एच बाई, अरे ऐसे क्यों देख रहे? एस सी बाई लेमडा और ये सी सी क्या हो जाएगा? कैंसिल। कितना बचेगा? एच बाई लेमडा। अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच बाई लेमडा। ध्यान से सुनना, बढ़िया क्वेश्चन है ये। एच बाई लेमडा हो जाएगा। अच्छा, आपको दिख रहा है वेलोसिटी पूछा है, तो मास इधर जाएगा तो किधर आएगा? डिवाइड में। तो डिवाइड में आएगा, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए? ऊपर है। अब देखते हैं इन दोनों में कौन सही होगा। हाँ, देखना ध्यान से। अब आपको क्या चाहिए? एक मिनट, आंसर लाने के लिए h तो कांस्टेंट है, 1 डिवाइड बाई लेमडा का फार्मूला आप पढ़े हो। 1 डिवाइड बाई लेमडा कितने के बराबर होता है? r z स्क्वायर 1 n1 स्क्वायर माइनस 1 n2 स्क्वायर, ये आता है।
अच्छा ये बताओ, ये एटम कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1। अच्छा यहां पे बताओ N1 कितने के बराबर है? 1। N1 कितने के बराबर? 1। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 1। और N2 कितना है? 5। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 25। ये कितना हो जाएगा बताइए? 24/25 R। ये कितने के बराबर हो गया? 1/λ। 1/λ की वैल्यू आ गई, यहां पे रख दो। mv इज इक्वल टू h। 1/λ कितने के बराबर है? 24 डिवाइड बाई 25 R ना। ऊपर R 25, R ऊपर है ना, तो कौन, ये m नीचे चलाएगा तो कौन सा सही हो जाएगा? बस आंसर होगी। समझ आया? जल्दी से कर लीजिए इसको। मैं आपको देता हूं। इस वाले क्वेश्चन को देखें। ओए रुको, ये वाला क्वेश्चन देखो। When an electron jumps from n is equal to 4 to n is equal to 1, the momentum of recoil hydrogen atom will be। recoil hydrogen atom momentum पूछ रहा है ना। अच्छा जब एक एटम से किसी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, कौन से चौथे से किस पे आ रहा है? n इज इक्वल टू 4 2 से n इज इक्वल टू किस पे आ रहा है? 1 पे जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इधर से इधर आ रहा है, समझ आए? तो एनर्जी ऐसे निकलेगी, एनर्जी इधर जाएगी, तो ये एटम किधर जाएगा? पीछे जाएगा। तो मोमेंटम किसका? फोटान का ना, आगे होगा, और एटम का किधर होगा? पीछे होगा। अच्छा ये बताओ, आपसे क्या पूछा है? ये पूछ रहा है ना मोमेंटम किसका? एटम का पूछ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। फोटान का किसके बराबर होता है? h/λ के बराबर होता है। अच्छा 1/λ निकाल सकते हैं? मैं यहां से निकाल देता हूं सीधा। एक मिनट सुनना, पिछला वाला कहां से कहां आ रहा था? पिछले क्वेश्चन में 5 से 1, इस बार कहां से आ रहा है? 4 से 1। तो यहां पे सीधा आ जाइए, आंसर बोलिए कितना आएगा? यहां पे कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई 16, तो कितना आ जाएगा? 15/16 R आ जाएगा। तो यहां पे सीधा रख सकते हो 15/h इंटू 15/16 R हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ये मोमेंटम किसका हो जाएगा? ए का। अब यहां पे एक दिक्कत हो रही है, या तो आप सॉल्व करते वक्त देखना ध्यान से, h की वैल्यू रख दो, r की वैल्यू पढ़ा चुका हूं मैं, 10 की पावर कितना होती है? 7। 1.01 होता है, उसको सीधा 1 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो फिर अगर आप दूसरा जुगाड़ चाहते हो, इसको c से मल्टीप्लाई करिए और c से डिवाइड करिए, तो जानते हैं क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा HRC कितना होता है? 13.6 होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, उसको जूल में बदलना पड़ेगा। तो उससे बेहतर क्या है? यही कर लो। इसको करोगे तो दिक्कत में आ जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसे जल्दी आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आएगा? नहीं, वो नहीं आएगा, मेरे ख्याल से सी वाला आएगा। सी वाला आ रहा है ना? है? एक मिनट रुको, हो गया? हो गया कि नहीं? लिख चुके हैं ना? ये क्वेश्चन दिमाग के ऊपर है, बता दीजिए आंसर। इन बोर मॉडल of hydrogen atom, RVE represents radius, speed
और क्या, टोटल एनर्जी रिस्पेक्टिवली विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटम नंबर। कौन सी इसमें से मतलब रिलेशन होगा आर और वी का या वी और ई का, कौन सा रिलेशन ऐसा होगा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटम नंबर के? है नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप लिख लीजिए तब आपको आइडिया लगेगा। आर क्या है? रेडियस। रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एन स्क्वायर के। हाइड्रोजन है, जेड की वैल्यू 1 होती है, कोई दिक्कत नहीं, आर आ गया। अच्छा, वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? वेलोसिटी 1 डिवाइड बाई एन के। और क्या बच रहा है? एनर्जी। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? 1 बाई एन स्क्वायर के ना, यही होता है। अब आप देखिए फर्स्ट वाला, पहले देखिए आर और वी दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो क्या बचेगा? आर और वी को मल्टीप्लाई करोगे तो एन स्क्वायर बाई एन, एक एन बच जाएगा ना। तो यही तो बोला है, प्रोपोर्शनल टू क्वांटम नंबर एन, पहला ही सही है। और किसी को देख लीजिए, आर ई करिए, आर और ई को मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और कोई देख लीजिए, नहीं आएगा, वही पहला वाला ही सही है। समझ रहे हो ये पूरा कैसे जुगाड़ बेस पे था क्वेश्चन? एक क्वेश्चन रुक जाओ बस बे तुम लोग। और जेरी, इसको देखो, इस वाले क्वेश्चन को देख चुके? समझो ये पूरा, मतलब इसमें कई कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। देखो अब ज्यादा टाइम नहीं, बढ़िया से समझ लो, कम से कम अच्छे से खत्म हो चैप्टर, कोई चीज छूटने ना पाए। बढ़िया से समझना, N2 से कहां डी एक्साइट होकर के आ रहा है? N2 से कहां? N1 ना। हायर एनर्जी लेवल से कहां आ रहा है? लोअर एनर्जी। N2 से N1 आ रहा है, तो जब N2 से N1 आएगा, जैसे मान लेते हैं ये N2 है, ये N2 है, और ये क्या है? N1 है। N2 से N1 आ रहा है डी एक्साइट होकर के, तो कह रहा है कितनी स्पेक्ट्रल लाइन निकलेगी। समझ आ रही ना बात? कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी। ये क्वेश्चन जो होता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बराबर होती है N2 माइनस N1 और ब्रैकेट में N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसके बराबर होती है। समझ आ रही? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको करा दे रहा हूं आपको, ताकि समझ आ जाए ये बात, ध्यान से देखना। अगर क्वेश्चन में मान लेते हैं, दो क्वेश्चन कराता हूं। पहला क्वेश्चन, अगर मान लेते हैं N2 इज इक्वल टू N है और N1 इज इक्वल टू 1 है। कहां से कहां जा रहे हो? N से कहां जा रहे हो? 1 जा रहे हो। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने के बराबर होगी? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो होगी N2 कितने के बराबर है? N। तो N और N1 कितना हो जाएगा? 1। तो कितना हो जाएगा? N माइनस 1। और यहां पे कितना हो जाएगा? N माइनस 1 प्लस 1, क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचेगा? N डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। जब कहां से जा रहे हो? N से 1 जा रहे हो, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने के बराबर होती है? N1 माइनस 1 इंटू N बाई 2। अच्छा एक क्वेश्चन ये बताओ, जैसे मान लेते हैं N2 इज इक्वल टू 6 है और यहां से जा रहे हो N1 इज इक्वल टू 2 पे, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बोलिए कितना आएगी? बताइए। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन N2 कितना हो जाएगी? 6। N1 कितना हो जाएगा? 2। 6 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 4। ये हो गया 4। और ये कितना हो जाएगा? 6। 6 में से 2 गया, 4। 4 1 5, तो कितना हो जाएगा? 20 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। बस सीधा सा फार्मूला होगा ये। क्लियर रहेगा? इसको करिए, फिर 2-3 क्वेश्चन करा देता हूं इसके छोटे छोटे। बस अब घबराना नहीं, खत्म की तरफ है, थोड़ा सा सही से करा लेने दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाए।
एक फार्मूला और लिख लो, एक मिनट। N2 से वो N से जब कहां पे आएंगे, 1 पे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आएगा। N से कहां पे आएंगे ओए, N से कहां पे आएंगे, 1 पे, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने के बराबर होगा, N इंटू N-1/2। अच्छा, अगर 1 से कहां जाओगे, N जाओगे, 1 से कहां जाओगे, N। अच्छा, N से 1 आना क्या कहलाता है, एमिशन। N से 1 आना क्या कहलाता है, एमिशन कहलाता है। तो 1 से N जाना क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन। क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन। और ये क्या कहलाएगा, एमिशन स्पेक्ट्रम ना, एमिशन। अच्छा, इसका फार्मूला जानते हैं कितने के बराबर होगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने के बराबर होगी, N-1 के। ओए रुक जाओ, जब N से 1 जाओगे तो क्या होगा, एमिशन। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने के बराबर होगी, N इंटू N-1/2। और अगर 1 से N जाओगे तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। अगर एब्जॉर्प्शन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछता है तो कितने के बराबर होगा, N-1 के बराबर। खाली इतना होगा, क्लियर रहेगा। इसको जल्दी से लिख लीजिए, ये वाला फिर क्वेश्चन करते हैं। ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूरा लिखिएगा। हो गया, इसका आंसर बताइएगा। ओए रुक जाओ यार, ये पहला क्वेश्चन, एक मिनट सुनना। ओए रुक जाओ, इधर देखो। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ओए सुनना एक मिनट। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फोटो एनर्जी इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। अच्छा ये बताओ, एक मिनट सुनना। अगर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, उसको इतनी एनर्जी दी जाए 12.1, तो कौन सी स्टेट में पहुंच जाएगा, याद है, n इज इक्वल टू कहां पे पहुंच जाएगा, 3 पे। तो n इज इक्वल टू 3 से अब n इज इक्वल टू 1 आए तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछ रहा है। आगे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड, मतलब एमिशन वाली। तो एमिशन वाली पूछ रहा है, तो नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू N-1 डिवाइड बाई क्या होता है 2। n की वैल्यू कितने के बराबर है, 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 - 1 डिवाइड बाई कितना 2, कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा 3। नहीं समझ आई बात, क्लियर है ना, ये सीधा। अब आपको पता है क्या करना पड़ता, पहले आपको इस एनर्जी से N2 की वैल्यू निकालना पड़ता, 3 आता, फिर सॉल्व करते। ऐसे सीधे पता है 12.1 एनर्जी कब दी जाती है या कब ली जाती है, कौन सी स्टेट में भेजने के लिए, n इज इक्वल टू 3, सीधा आंसर हो जाए। ये वाला देखिए, एक मिनट, इसको बताना। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इतना वेवलेंथ, वेवलेंथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ। एनर्जी निकाल सकते हो, एक मिनट सुनना ध्यान से। वेवलेंथ दिया हुआ है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, Sc बाई लेमडा। अच्छा, लेमडा की वैल्यू कितना दी हुई है, 975 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है ना। अच्छा, एनर्जी Sc की वैल्यू, Sc की वैल्यू आपको पता है, जब नीचे एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा, ये जानते हैं कितना आएगा, E इज इक्वल टू 12.75, कितना आएगा 12.75। अच्छा, एनर्जी 12.75 कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा हो, N2 इज इक्वल टू 4 से कितना आ रहा हो, 1। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, एमिशन है ना, एमिशन में फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का, n इंटू N-1 डिवाइड बाई 2। n की वैल्यू कितना है 4 इंटू 4 - 1 डिवाइड बाई कितना 2, कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 6। कौन सा सही, ठीक है।
यार एक क्वेश्चन और इस पे है, फिर उसके बाद थोड़ा सा वो एक टॉपिक है उसको पढ़ा के फिर खत्म। ये वाला, एक मिनट, एक क्वेश्चन तो एब्जॉर्प्शन पे बनता है ना, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। ओए एक मिनट, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ एनर्जी स्टेट, एकदम साफ लिख दिया। अगर आप चाहते हो कैलकुलेट कर भी सकते हो। एब्जॉर्प्शन फर्स्ट से कितना फोर्थ, तो कितना स्पेक्ट्रल लाइन है, हाइड्रोजन एटम R3। एब्जॉर्प्शन कहां से कहां, अच्छा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एब्जॉर्प्शन के केस में कितना होता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने के बराबर होती है, स्पेक्ट्रल लाइन n-1। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना दी हुई है, 3। कितना दी हुई है, 3, तो n-1, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगी, 4। और वही बात थ्योरी में भी लिख दिया है, समझ आए, जानबूझ के ऐसे कैलकुलेट कर लिया ताकि एक बार इस फार्मूले का यूज आप देख लें। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी थी, 3, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। और यहां पे वो बात लिखी हुई है, एब्जॉर्प्शन कहां से कहां तक होता है, फर्स्ट से फोर्थ। तो एमिशन स्पेक्ट्रम, नंबर ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम कितना होगा, तो एमिशन के लिए 4 से किधर जाना होगा, 1 ना, एनर्जी लेकर के 1 से 4 जाएगा, तो 4 से 1 आएगा तो कितने स्पेक्ट्रम देगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, हाँ सही है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन n इंटू n-1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2। n की वैल्यू कितना है, 4, 4 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2, कितना हो जाएगा, बस आंसर हो गया। अब समझ गए ना क्वेश्चन। बस ये बात सुन लीजिए, एक मिनट, डी ब्रोगली डी ब्रोगली ने क्या किया था, बोर मॉडल को, जो बोर मॉडल है ना, उसका क्या कहते हैं, क्या कह सकते हो, वेरिफिकेशन दिया था। क्या दिया था, वेरिफिकेशन, कि वो सही है, वो क्या है, सही है, कौन सा, बोर मॉडल। तो डी ब्रोगली ने ये जो बोर मॉडल है ना, बोर्स मॉडल ना, बोर्स मॉडल, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। क्या दिया है, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, किसके बारे में, बोर मॉडल के बारे में। ध्यान से सुनना, डी ब्रोगली में आपने क्या पढ़ा था, वेवलेंथ का फार्मूला h/p। अच्छा, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग ये था कि अगर पार्टिकल है उसके पास वेलोसिटी है, ध्यान से सुनना, अगर पार्टिकल है उसके पास वेलोसिटी है तो उस पार्टिकल के पास वेव नेचर हो सकता है। क्या हो सकता है, वेव नेचर। ये किसने बताया था, डी ब्रोगली ने। पार्टिकल के पास क्या होता है, वेव नेचर, अगर वो किस में होता है, मोशन में। तो अगर कोई न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये भी तो पार्टिकल है। अगर ये पार्टिकल है और स्पीड है इसके पास, तो इसके पास वेव नेचर हो सकता है। क्या हो सकता है, वेव नेचर हो। तो डी ब्रोगली की ये पहली थी लाइन। अब इसके बाद देखना, सबसे पहले डी ब्रोगली ने एक बात और बताई, ध्यान से सुनना मेरी बात और इस चीज को फील करना, ये लाइन पे क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते में घूम रहा है ना, उसकी लेंथ कितने के बराबर होगी, बताइए, 2πr के बराबर होगी। कितने के बराबर होगी, 2πr। कह रहे हैं ना, ये जो 2πr लेंथ है ना, ये हमेशा बराबर होना चाहिए n लैम्डा के। कितने के बराबर, n लैम्डा के। ये किसने बताया, डी ब्रोगली ने। और n की वैल्यू कितना, 1, 2, 3, ये हो सकती है, 1.5, 1.2 नहीं हो सकती, ये क्या हो सकती है, 1, 2, 3। कहने का सेंस ये है, अगर इलेक्ट्रॉन इस वाले पाथ में घूम रहा है, ध्यान से सुनना, 3 पार्ट में कर देता हूं, फील करिएगा इस चीज को। 1, और फिर ये 3 पार्ट, 2, और फिर ये कैसे हो जाएगा, ऐसे, ये 3 पार्ट हो गए। अब इन 3 पार्ट के देखिएगा, ऐसा ना, ये जानते हैं, एक मिनट, ये क्या कहलाती है बताइए, एक वेवलेंथ कहलाती है। तो अगर आप देखोगे
एक वेवलेंथ यहां पे पूरी हो रही है और एक वेवलेंथ यहां पे पूरी हो रही है और एक वेवलेंथ यहां पे पूरी, तो टोटल कितनी है? 3। अगर 2.5 बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, तो वो जस्टिफाइड नहीं होगा। तो ऐसी वेव्स को बोलते हैं स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव। क्या बोलते हैं? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये वेव मोशन में पढ़ोगे, बस फील ले लीजिए इस कॉन्सेप्ट का। यहां पे वेव मोशन में ये पढ़ाऊंगा स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। दुनिया में और जो वेव है वो क्या करती है? एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव ऐसी वेव है जो एनर्जी को अपने पास स्टोर करके रखती है। तो इन्होंने बताया, डी ब्रोगली ने, कि ये जो एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसका नेचर कैसा बन जाता है? वेव नेचर, और ये स्टैंडिंग वेव बनाता है, और वो स्टैंडिंग वेव अपने पास एनर्जी को रखती है, वो एनर्जी को निकालती नहीं है। अब देखिए, इस बात को जस्टिफाई भी कर दिया। कैसे? एक मिनट ध्यान से सुनना। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या पढ़ाया था मैंने? mv/r। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये mv की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? मोमेंटम ना, यही है ना, h/p मतलब mv। तो mv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? h/λ। क्या हो जाएगा? h/λ। अब क्या बच रहा है? r। r यहां से ले आइए, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n लैम्डा बाई कितना? 2 पाई। यहां से लैम्डा लैम्डा क्या हो जाएगा? कैंसिल। देखिए यही तो था बोर का, L इज इक्वल टू NH/2 पाई। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट सही है। समझ आ रहे हैं? यहां तक क्लियर है? अब दो बातें सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, दो बातें बताने से पहले इस पे एक क्वेश्चन करा देता हूं, आप फोटो ले लीजिएगा जब तक मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका देखिए, जल्दी बताइए आंसर कौन सा है पढ़ के। सर्किमफेरेंस मतलब 2 पाई आर। 2 पाई आर कितने के बराबर होता है डी ब्रोगली के हिसाब से? कितने के बराबर? एन लैम्डा। कौन सा सही? एकदम सिंपल सा। समझ आ रही ना बात? अब आप देखिए, इस पेज पे आ जाइए, आप इसको देख लीजिएगा यहां पे। तो पहली चीज, 2 पाई आर कितने के बराबर होना चाहिए? एन लैम्डा। एन की वैल्यू 1 2 3 होनी चाहिए, आधी नहीं बननी चाहिए। और ये वेव्स कैसी होती है? स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव, जो एनर्जी को बाहर निकलने नहीं देती, अपने अंदर रखती है। समझ आ रहे? ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, यही जो बोर मॉडल था, यही ओरिजिन था, यही न्यू था क्वांटम मैकेनिक्स का। किसका? क्वांटम मैकेनिक्स का। अच्छा, बोर मॉडल में दिक्कतें क्या थी वो सुनिएगा। एनसीईआरटी की लाइन है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको जब मैं खत्म करूंगा लेक्चर, आप लिख लीजिएगा ये दोनों बातें। पहली बात, बोर मॉडल के साथ पहली दिक्कत ये थी कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के बारे में बता पाया। किसके बारे में? सिंगल इलेक्ट्रॉन के बारे में बता पाया। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर आपने देखा होगा, जब से मैं बोर मॉडल पढ़ा रहा हूं, दो चीजों की बात की है, एक एनर्जी की है, एक वेवलेंथ की है। किसकी की है? एनर्जी की और वेवलेंथ की। तो बोर मॉडल ने एनर्जी मतलब एनर्जी के अंदर, अच्छा वेवलेंथ पढ़ लिए तो फ्रीक्वेंसी पढ़ लिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए टर्म है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है। लेकिन इसमें दिक्कत जानते हैं क्या थी? कभी वर्ड आपने इस चैप्टर में सुना इंटेंसिटी? नहीं, क्योंकि इन्होंने इंटेंसिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाई। तो बोर मॉडल में दो दिक्कतें थी, एक तो वो एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा की बात नहीं कर पाए, और दूसरा इंटेंसिटी का इनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं था। ये रीजन था, मतलब बोर मॉडल की दिक्कत का। लाइट की, हाँ, जो उसके पास एनर्जी है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी उसके बारे में नहीं बता पाए। समझ आ रहे हैं? तो इंटेंसिटी में दिक्कत थी, मतलब इंटेंसिटी। ये दोनों लाइनें एनसीईआरटी की है, आपको याद रहे। पहली पे तो कई दफा बोल चुका हूं कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए बोर मॉडल, और दूसरी चीज क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे? इंटेंसिटी के बारे में नहीं एक्सप्लेन कर पाए। यहां तक क्लियर है? और इसके अलावा एक दो क्वेश्चन मैंने इसमें जानबूझ के छोड़ रखे हैं ताकि आप इसको क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बाकी ऑलमोस्ट चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक दो क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? तो बाकी अब मिलेंगे कल। अगर कोई चीज छूटी होगी तो कल पढ़ा दूंगा, वैसे छूटी नहीं है, ठीक है? तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू।